जिन्होंने मेरा ध्यान स्कूल, पढ़ाई लिखाई और मौज मस्ती की ओर खींचा। अपने दोस्तों से डियर एंड डेंजू सुन के मुझे लगने लगा अब तो मेरा स्कूल जाए बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सुबह शाम हर वक्त हम उम्र लड़का लड़की एक दूसरे को डियर एंड डॉय बोलते और अंगूठा दिखाकर डेंजू बोलते। तब मेरा भी मन करता मैं भी किसी को कहूँ ओ डियर एंड डॉय, ओ डेंजू, परंतु लाख चाहने पर भी मैं इनका उच्चारण न कर पाता। इन्हें सुनते ही मुझे घबराहट होने लगती कि वे लोग क्या कह रहे हैं। क्यूट है। तूने उससे बचकर रहा था। मैं नहीं, तू बहुत बड़ा डियर एंड डॉय है। मैं नहीं, तू मैं, तेरा बाप। चल अपनी किताब में। मेरे पास नहीं, आप तो देगा कि नहीं? तू अपनी खुद क्यों नहीं खरीदता? खरीद लूंगा, लेकिन याद रखना कभी ना मेरी मामी भी अंडा देगी, तब तू देखना। लेकिन तू ना बहुत बड़ा डियर एंड डॉय मैं है। नहीं, तू मैं। और फिर इसी तरह दो आधुनिक भाइयों और पड़ोसियों की तरह छोटी-छोटी बातों पर बच्चों की लड़ाई शुरू होती। उनके मुंह से निकलने वाली गालियों की तो कोई गिनती नहीं आती। कई बार लड़ाइयां इस बात पर तो बना नहीं दे। कहता। गीता तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं और बुरी। अबे डियर एंड डॉय, उन तीनों से तो मैं शादी करूंगा। बहरहाल उनकी नजर में डियर एंड डॉय और टैचू का अड्डा सिर्फ गाड़ियां। फिर ये बच्चे स्कूल के पीछे वाले खेतों में घूमते, वहाँ खूब मस्ती करते और कोलू वाले से मुफ्त का गुड़ भी खाते और उसके बाद लड़ते झगड़ते और इनकी लड़ाइयाँ 4-5 मिनट तक चलती हैं। परंतु डियर एंड डॉय वाली बात कोई अपने घर तक पहुँचने नहीं देता। वो सब जानते थे कि अगर घर तक ये मुद्दा पहुँच गया तो आखिर में पिटाई उनकी ही होगी। कपिल बोला एक बात निराली, समझे जैसे हो भारी गाली। कपिल बोला एक बात निराली, समझे जैसे हो भारी गाली। डियर एंड डॉय बना बवाल, पूरे स्कूल में मचा इसे हमें लास्ट में धमाल। करना था। डियर एंड डॉय बना बवाल, पूरे स्कूल में मचा धमाल। ना मतलब जाना, ना मतलब पूछा, ना मतलब जाना, ना मतलब पूछा। जिसने भी सुना गुस्से से जूझा, जिसने भी सुना गुस्से से जूझा। हंसते हंसते हो गई है शाम, गाली निकली मासूमों का नाम। हंसते हंसते हो गई है शाम, गाली निकली मासूमों का नाम। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि डियर एंड डॉय और टैचू इन सब का आखिर अर्थ क्या है, इन सब का आखिर क्या मतलब है, जिन्हें वे अक्सर बोलते हैं और जिनको सुनकर उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बस उन्हें ये पता था कि एक बार कपिल को एक पुलिस वाले ने 3 शब्द बोले थे। रमेश और पप्पू भी उनके साथ थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। रमेश और पप्पू ने ये बातें तेजी से स्कूल में फैला दी। इसी प्रकार गांव के सभी बच्चों ने डियर एंड डॉय और डेंजू शब्दों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ ने हिम्मत दिखाकर मास्टर शामपुरिया से पूछना भी चाहा कि ये डियर एंड डॉय कौन सी गाली है, परंतु बेचारे डर गए कि कहीं मास्टर शामपुरिया उन्हें मार ना दे या मुर्गा ना बना दे। परंतु कुछ ने हिम्मत करके पूछना भी चाहा कि ये डियर एंड डॉय कौन सी गाली है। यही काम है तुम्हारा, गालियां सीखोगे तो बनने कलेक्टर कैसे मिलेगी इस गरीबी से मुक्ति से। मास्टर शामपुरिया जी को बच्चों की काफी चिंता थी। वे कहानियां सुनाकर और अलग-अलग नए-नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ जिज्ञासा भरी बातें बताते रहते थे। वे चाहते थे कि ये सारे बच्चे जो गरीब हैं वो पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाए और इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। दृश्य 2। शामपुरिया ने हवेली देखी, हवेली देखी, हवेली देखी। मैं मॉल देखा, चकमक
बच्चों की लाशें नहीं दिखती, एक एक ईंट में सिसकी है। बच्चों की लाशें नहीं दिखती, एक एक ईंट में सिसकी है। एक एक ईंट में सिसकी है, एक एक ईंट में उसका भी तक वो सिसकी पहुँच थी है। ना। अरे अरे यहाँ बैठकर आलू के पराठे खा रहे हो और उधर कबीरा मास्टर जी फिर से झोपड़पट्टियों के बच्चों की लाशें ढूंढ रहा है। अरे भाई कितनी बार कहा है उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते क्यों नहीं? यहाँ आलू के पराठे खाने से क्या होगा? उठो, चलो घर, जल्दी उठो, मुझे बाहर निकालो, चलो। बाहर निकालो। हद है, इन्हें तो हमारी सुध ही नहीं है। उन झोपड़पट्टी वाले बच्चों की बड़ी सुध रहती है। पता नहीं कब तक हमारी इज्जत का रायता करते रहेंगे। रहने दे बेटा, शुरुआत में मुझे भी इनकी बहुत चिंता हुआ करती थी कि इन्हें क्या हो जाता है, परंतु अब तो मुझे इसकी आदत हो गई। कोई भी महान ऐसा ना पीता होगा जब मास्टर जी सोनियारा की हवेली, मॉल और हॉस्पिटल देखने ना जाते। कभी कभी तो वे अपने स्कूल भी चले जाते। प्राइमरी स्कूल के तीनों शिक्षक उन्हें बड़े आदर से बिठाते। मास्टर जी को भी बहुत अच्छा लगता। सभी पुराने शैक्षिक दस्तावेजों को देखने के बाद वे तीनों समझ चुके थे कि मास्टर जी के समय पढ़े बच्चे बहुत खुशहाल बुद्धि वाले थे और सृजनात्मकता उनमें फूट फूट के भरी थी। क्यों भाई मास्टर जी कैसे हो? सुनो मास्टर जी, इतनी अच्छी एक एक्टिंग झोपड़पट्टी वालों के पीछे क्यों पड़े हो? अपने बच्चों को पता है ये लोग बंगाल, बिहार और जहाँ से भी आए हैं वहाँ लौट जाएंगे। फिर किसे कलेक्टर बनाओगे? अपने बच्चों को भी बनाओगे ना? तो बनाओ अपने बच्चों को कलेक्टर। आखिर तुम्हें क्या दिखता है इन तत्वों में? क्या स्वर्ग और बैकुंठ दिखता है? तो क्या उर्मी भाई एक दिन आप और हम भी पाकिस्तान लौट जाएंगे? हम भी तो वहीं से आए हैं। और जब अपने बच्चों का शहर के विद्यालयों में दाखिला कराने के बाद भी वो पढ़ नहीं पाए तो मैं उन्हें क्या डंडा लेके पढ़ा दूं? दूसरी तरफ ये झोपड़पट्टी के बच्चे हीरे नहीं हीरे, एक भी पढ़ गया इनमें से देखना कलेक्टर बन के ही निकलेगा। जिनके पास खाने को दाना नहीं और चले हैं टट्टी करने, देखना एक दिन जहाँ से आए हैं ना वहीं चले जाएंगे। ना अपने खेत है और ना खलिहान, आखिर करेंगे क्या यहाँ पर? करेंगे ओमी भाई, जिनके पास हवेली है वो भी करेंगे, जिनके पास झोपड़पट्टी है वो भी करेंगे, और कोई कुछ करे ना करे पोलिंदर, खनवा और हीरा एक ना एक दिन कलेक्टर बनके जरूर निकलेंगे। तुम देख लेना। कैसा झंडू आदमी है, अपने बच्चों का तो नाम लेता नहीं। पोलिंदर, सतिंदर, रविंदर और ना जाने किस किस इंदर का नाम लेता रहता है। सहती नहीं। के हैं ये मैले मैले बच्चे, मैली झोपड़ियों के हैं ये मैले मैले बच्चे। उछल कूदते खिलखिल हंसते हैं ये कितने अच्छे, उछल कूदते खिलखिल हंसते हैं ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ। नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल। क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज्यादा धूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज्यादा धूल। मैली झोपड़ियों के हैं ये मैले मैले बच्चे, मैली झोपड़ियों के हैं ये मैले मैले बच्चे। विशेती भैया जी, आपने इस प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है। योजना आयोग का अध्यक्ष राजीव गांधी जी नहीं है, वे मर गए हैं, उन्हें मार दिया गया है। अच्छा, तू मुझे बताएगा? अरे राजीव गांधी मर गए हैं इसीलिए तो मैंने उत्तर गलत लिखा है। अगर वो जिंदा होते तो मैं सही ही लिखता। तू बड़ा है मुझे बताने वाला, चल उल्लू का वहीं का। देखिए भैया, मैं सच कह रहा हूँ, आपका उत्तर गलत है, लेकिन मुझे उल्लू ना कहिए। मैं मनुष्य तो राधू और मेरा नाम
जो व्यक्ति इस देश का वर्तमान में प्रधानमंत्री है वही तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी है। गाइड और किताबें लिखने से कुछ नहीं होता है। और तो और भैया ने तो गणित के प्रश्न भी गलत समाधान करे हैं। आप कहें तो अभी मैं संयुक्त कर निकाल दूं। और तो और इन्हें मनुष्य का असली वैज्ञानिक नाम भी नहीं पता। पता नहीं वैज्ञानिक अपने क्या लिख रखा है। होमो सेपियंस। बताइए तो इतना गलत कोई हो सकता है भला? तू ना बहुत बड़ा डियर है। हाँ ये है डियर। हाँ ठीक है, हूँ मैं, डियर भी हूँ और डियर भी हूँ। क्या करोगे बताओ? डियर नहीं प्यारे, डियर डियर। मास्टर जी ने गाली दी। और अब सब यह समझने की कोशिश में थे कि डियर डियर नहीं बल्कि डियर है, जिसका अर्थ गाली ना होकर कुछ और है। वरना मास्टर जी भला ऐसा क्यों कहते? बल्कि पोलिंगर को डियर एम्प्लॉय बोलने वाले कपूरी को सजा के तौर पर उसी वक्त 4 पद रोक के दर्ज चुके होते। मास्टर जी मैं भी डियर कर दूंगी। अरे तो बेटा तुम तो पहले से ही डियर हो और सिर्फ तुम नहीं पूरी क्लास डियर है। मेल पौधे कॉपी किताब सब डियर है, पूरा देश डियर है। क्योंकि बेटा डियर को डियर ही पसंद होता है। मास्टर जी ने मुझे तो गाली दी और मुझको भी गाली दी। क्यों भाई पोलिंगर तो कक्षा 5 की गणित हल करिएगा? हाँ मास्टर जी, मैं सब कुछ कर दूंगा। महादेव की कसम खाता हूँ। आप मुझसे सिर्फ गणित के नहीं विज्ञान के प्रश्न भी पूछ लीजिए, मैं सब बता दूंगा। और आपको पता है आजकल तो मैं पंचतंत्र भी पढ़ता हूँ। मैं आपको हिरण की, बंदर की, शेर की सारी कहानियाँ सुना दूंगा। और आपको पता है आजकल मैं अपनी नानी से भूतों की कहानी भी सुनता हूँ। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक हवेली में काला कलूटा सा डरावना सा भूत रहता था। है ना डरावनी? पीछे टाट पट्टी में बैठे रमेश, कपिल, पप्पू बड़े ध्यान से पोलिंगर को देखे जा रहे थे। अब उन्हें पोलिंगर से मिलकर डियर एम्प्लॉय का सही अर्थ जानना था। उस दिन कपिल को 31 बटालियन, पीएसी और पुलिस वालों की बात याद आई। दृश्य 4, कपिल, रमेश और पप्पू। कपिल, रमेश और पप्पू ने देखा कि कुछ गांव वाले लोग 21 बटालियन पीआईसी की ओर जा रहे थे एंड वो तीनों भी उन गांव वालों के पीछे चल पड़े। पीएसी में आज 3 हवाई जहाज कर रहे थे। उन्हें खाना खाने से ज्यादा जरूरी हवाई जहाज देखना लगा। वैसे उन्होंने कभी पास से हवाई जहाज देखा नहीं था, इसलिए भी वे चल पड़े। रास्ते पीएसी गेट पर तैनात पुलिस वालों ने कभी ग्रामीणों को अंदर बाहर जाने से रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि ये लोग यहाँ पे मजदूरी करने या फिर हवाई जहाज देखने आते हैं। गेट से लगभग 2 किलोमीटर दूर बड़े से मैदान में हवाई जहाज उतरते। लोग जिसके चारों ओर इकट्ठा होकर हवाई जहाज देखते और तरह तरह की बातें करते। यह इतना तेज उड़ता है कि कुछ मिनटों में ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल सीधे उड़ता है। इसके सामने तो पहाड़ भी आ जाए तो उसे भी छेड़ता फिरता ही आगे बढ़ जाता है। अगर ये दुनिया से टकरा जाए तो जमीन पे गिर जाता है, इतना कमल होता है। रावण ने एक रास्ता धरती से स्वर्ग तक बनाया था, उसी को खोजने के लिए हवाई जहाज बनाए गए हैं और आधा रास्ता तो खोज भी किया गया है। ये सब स्कूली बातें थी। अतः ऐसी बातें करते ही तीनों दोस्त आगे चले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अमरूद का पेड़ देखा और कुछ कच्चे पके अमरूद तोड़कर अपनी जेबों में भर लिए और उनकी जेबें फिर अलग से फूले फूले से लगने लगी। पानी पीऊंगा? पानी पीना है? डियर, आराम से पानी पियो, खूब पियो, एंजॉय एंजॉय। साला कुत्ता, उसने मुझे गाली दी। कौन सी गाली? पत्थर खींच के मारूंगा मैं उसके। मैं भी मारूंगा, तो पता कौन सी गाली उसकी? वही डियर एम्प्लॉय। वही बहुत भयंकर गालियाँ होती है। साला कुत्ता अंग्रेजी में गाली देता है। पर वे कुछ भी गलत करना नहीं चाहते थे। डर था पकड़े गए तो यहाँ पर भी कुटाई और घर पर भी कुटाई। फिर हवाई जहाज देखने का उत्साह कपिल के लिए फीका पड़ गया। लेकिन देखा जहाज देखकर खुश इतने थे कि तरह तरह के सपने बुनने लगे। मैं भी एक दिन किसी हीरो की तरह जहाज पर लटक कर दिल्ली मुंबई जाऊंगा। वहां जाके अपने खुद का जहाज खरीदूंगा, उसमें खूब सारा पैसा भरकर गांव लाऊंगा, गांव वालों में बांटूंगा। हम दोनों भी हवाई जहाज में मछलियां बेचा करेंगे। वापसी में तीनों गन्ने की खेतों से होते हुए
गांव पहुंचे। कपिल के घर जाते ही रमेश और पप्पू ने अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। तुझे पता है कि पुलिस वाले ने कपिल को डियर एम्प्लॉय कहा, जो कि बहुत भयंकर गालियां होती हैं। पुलिस वाले ने गाली में अंग्रेजी में लिखा कि कपिल समझ न सके, पर कपिल तो समझदार था, वह सब समझ गया। ओए निरंजन देख, मैं इतना होशियार हूँ, मैंने कैसे कबूतर बोलना सीख लिया, कपूरी के साथ बैठ के ढेंचू बोलना सीख लिया। अब मैं 1 से 100 तक उल्टी और सीधी गिनती सीखूंगा और पहाड़ी भी। अरे पहाड़ी नहीं, पहाड़ा या पहाड़ी। हाँ, सच। मैं समझ ही नहीं सका कि उन लोगों ने क्या किया। इसी प्रकार जाने वाले मेरे दोस्त जो मुझे बताते कि उन्हें मीनू, सोना, मृदु और मीनाक्षी अच्छी लगती है, इसके अलावा कभी मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने अपने घर वालों को कितनी बार कहा कि मुझे स्कूल जाना है, पर उन्होंने कभी मेरी सुनी ही नहीं। उन्हें लगा कि स्कूल जाने से क्या होगा, इससे अच्छा मैं किसी पॉलिथीन फैक्ट्री में काम कर लूं। कुछ मिले या ना मिले, घर के लिए आटा, रोटी और राशन के पैसे तो मिल ही जाएंगे। मम्मी सोच लिया है पढ़कर इनको खूब पढ़ाऊंगा, मम्मी सोच लिया है पढ़कर इनको खूब पढ़ाऊंगा, ये पढ़कर आगे बढ़ जाए इनको यही सिखाऊंगा, ये पढ़कर आगे बढ़ जाए इनको यही सिखाऊंगा। ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान है, ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान है। जो बड़ियों के हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान है, जो बड़ियों के हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान है। कोई निरंजन, तू जानता है पेपर का हवाई जहाज बनाना? नहीं। चल हम तुझे दिखाते हैं। मेरा वाला जो हवाई जहाज है ना, वो 2 मिनट तक हवा में रह सकता है। पूरे 2 मिनट तक। 2 मिनट तक? और देखते हैं। अरे वाह! एक बार फिर से करिए ना। अरे वाह! फिर से। अरे अभी सिखाती है तुझे, कितनी जल्दी क्या है। सोलिंदर भैया, आप मुझे डियर एंड लॉयर डेंचू का अर्थ बताएंगे? बता ही देता हूँ, चल बैठ। ध्यान से सुनियो, फिर से नहीं बोलूंगा। देख, एंडोई का अर्थ होता है एंजॉय, डियर का मतलब होता है डियर और ढेंचू का मतलब होता है थैंक यू, मुझे कॉलिंदर भैया ही नहीं सिखाया है। समझा? डियर। अरे यार तू नहीं बोल पाएगा, इसे छोड़ो। मैं बताता हूँ। एक्चुअली में ये टंग प्रॉब्लम होती है। टंग का मतलब होता है जुबान और समस्या का और प्रॉब्लम का अर्थ होता है समस्या। ये प्रॉब्लम वैसे ज़्यादातर सबको हो ही जाती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सारे लोगों को हो जाती है, पर इससे घबराना नहीं चाहिए और इसका मजाक तो कभी उड़ाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अरे ठीक है, पर तुम सुन तो ध्यान से। और ये प्रॉब्लम अभ्यास करने से दूर हो जाती है, तो ज़्यादा चिंता मत करियो। रोज अभ्यास कर लिख के तो तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मजबूर तो लिखा है। हो रहा है रिकॉर्ड। जमीन रिकॉर्ड कर, अरे जमीन रिकॉर्ड करके पहले रिकॉर्ड ही कर रही थी, वो हिल गया। अब स्थिति ये हो चुकी थी कि निरंजन की उम्र के ऊपर और नीचे के 2 तिहाई लड़के-लड़कियां अब स्कूल जाने लगे थे और निरंजन से जब भी मिलते तो स्कूल की कॉपी किताबों की बातें करते और निरंजन चुपचाप सुनता रहता। तलवार की। अब उस मन में उसे आ चुका था कि उसका टेम्पो हाई हो रहा है सबका और निरंजन यहाँ सड़कों की खान मार रहा था। कहीं से पन्नियाँ, कागज, प्लास्टिक मारता तो कहीं से लोहा और जो मुरट्टा और मूंगफली मिल जाते वह खा के अपना पेट पालता और घर वाले उसकी एक नहीं सुन रहे थे। अब एक दिन उसने अपना आटे का झोला साफ किया और 2 किताबें खरीद और चल दिया विद्यालय की ओर। लग भी आया कि भाई लग रहा है हमारे। ये पूरी क्लास में तो एक ही लड़की है। हरप्रीत, हरिओम। हरवा, हरिओम। कोलिंदर, हरिओम। ये सब देखकर इसे अच्छा तो बहुत लगा निरंजन को, पर अपना नाम ना आता देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ और चुपचाप खड़ा हो गया।
स्पीकर बन के मम्मी से मास्टर जी दीदी के पास गए। दीदी ने रजिस्टर चेक किया और नाम ऐसे लिखाया। फिर मास्टर जी निरंजन के पास आए और कहे, तुमने अपना नाम कब लिखवाया? नाम क्या है तुम्हारा? मास्टर जी मेरा नाम होमो सेपियंस है। निरंजन ने ये बात बहुत विश्वास के साथ कही, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि आज उसका पहला दिन है। अगर वह अपना वैज्ञानिक नाम बताएगा तो सब बहुत खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। मास्टर जी और दीदी जी दोनों ही हंसने लगे, पूरी कक्षा हंसने लगी, पर कॉलेजर उसकी हंसी का तो ठिकाना नहीं आ रहा। सब एक से बढ़ के एक है। अच्छा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? रजिंदर। अच्छा तू रजिंदर का लड़का है। अच्छा मैं तो भूल गया। चल जा बैठ जा, कॉलेज के बाद बैठ जा। मास्टर जी ऐसे ही किया करते। जब भी कोई नया बच्चा आता तो उसे होशियार के पास बैठा देते, ताकि वो उससे अच्छी अच्छी बातें सीख सके। और कॉलेजर ये मुझे लिखना सिखाइए ना। देख कैसे तू मैं खाता है कॉलेजर पर कौन सिखा है? देता ये हूँ। मुझे जी, लिखने का तुझे एडवाइस बार तो मैंने बता ही दिया था, तू वही लिखने। चल तेरे पास लगे जो पति है बच्चे का। हाँ ना अरे माफ करो दी। अरे ये सब छोड़, तूने क्या प्रीति को होमो सेपियंस बोल के सुनाया था क्या? क्या तू बोल ही नहीं पाया? किसी ब्लेस देख तेरी टर्म प्रॉब्लम ही ना कम कर रखा है मुझे उसने। कोई ना, तू अभ्यास कर लिख लिख के और सब हो जाएगा। तू चिंता मत कर, हो जाएगा। ये बोल 20 दिनों में? मैंने सिखाया है सर। मास्टर जी कभी भी झोपड़पट्टी को टोला नहीं कहा करते थे, वे हमेशा टोला कहा करते थे। क्या बोला इसने? टोला नहीं, इसने तो टोला की लाइन बोल दी ना। मास्टर जी झोपड़ी को टोला नहीं बोला करते, बट टोला बोला करते। इसने ये बोल दिया और करिश्मा ने लुक भी चेंज। हाँ आज मास्टर बाबू है। अच्छा इसके घर पे आया। रविंद्र भाई आपका लड़का केवल 20 दिनों में पढ़ना लिखना सीख गया। देखिए इतने कम समय में कोई लिखना पढ़ना नहीं सीखता। इनका भविष्य पढ़ाई लिखाई में ही है। आप इन्हें पढ़ाइए। इस टोला के माता पिता को बोलिए कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि सुनिए, लेबर मजदूर होना गलत बात नहीं है, लेकिन लेबर मजदूर बने रहना गलत बात है। इसलिए बोल रहा हूँ आप इन्हें पढ़ाइए, समझाइए। और देखिए एक दिन ये कलेक्टर बन के नाम कर देंगे। आपको इतनी काबिलियत है इनमें, हर कोई यहाँ कलेक्टर बन सकता है। और ये बनेंगे तभी जब आप भी इन्हें पढ़ाएंगे और इस टोला के लोगों को बोले कि वो आए और अपने बच्चों को सामने आके पढ़ाएं। जब अमीर के बच्चे कलेक्टर बन नहीं पा रहे तो गरीब के बच्चे क्या भाग बन पाएंगे? पगला गए हैं मास्टर जी। जब देखो गरीब बच्चों के पीछे ही पड़ जाते हैं। मास्टर जी ने झोपड़पट्टी के बच्चों की एक सूची बनाई, जहाँ के बच्चे पढ़ लिख सके। इसीलिए उन्होंने अपने पुलिस दोस्त का सहयोग लिया। सुनो सुनो, सरकार का बड़ा आदेश है, बच्चा अमीर का हो या गरीब का, शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। हर कोई स्कूल जाएगा, नहीं तो उनके माता पिता को जेल में ठूस दिया जाएगा। अरे अखबार पढ़ो ना आज का। लखनऊ में तो 50 माता पिता इसी कारण से जेल में ठूस दिए गए हैं, और दिल्ली में तो कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो, सरकार चाहती है जनता पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, कलेक्टर बने और देश का नाम रोशन करे। तो अब बताओ क्या करना है? स्कूल जाओगे या फिर जेल? नहीं, स्कूल भेजेंगे। स्कूल खाकी वर्दी देखकर गांव वालों की तो घिघी मत हो गई। सबने अपने बच्चों का दाखिला धीरे धीरे स्कूल में करना शुरू कर दिया। पूरा स्कूल धीरे धीरे बिहार, बंगाल और रंगपुरिया के इलाके के बच्चों से भर गया। मास्टर शाहपुरिया गरीब, ठेकेदार, मजदूर लोगों को जागरूक करते कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और काबिल बनाएं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उनके बच्चे पढ़ लिख गए तभी उनकी सारी समस्या दूर हो सकेगी और वह काबिल बन सकेंगे। लेकिन इतिहास में ये दर्ज था कि पिछले 30 वर्ष के इतिहास में
आज तक किसी भी विद्यार्थी ने अगर कक्षा 5 उत्तीर्ण भी कर ली तो गांव में व्यवस्था ना होने के कारण प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा 6ठी 7वीं और 8वीं करता तो वो एक ऐसी खाई में फंस जाता जिससे वो मजदूर बनकर ही निकलता। मास्टर शाहपुरिया से गांव के स्मृति संपन्न लोग छिड़ते थे। ये वह लोग थे जो विभाजन के टाइम पाकिस्तान से भारत आए। अब ये सरकार की नज़र में ये लोग स्थायी नागरिक थे, लेकिन नागरिक नहीं थे। यार शाहपुरिया, ये कभी किसी के डीएम नहीं बन सकते। अरे जो ढंग से एंजॉय और थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, लेकर हाथ सीख पाएंगे। पता नहीं तुम्हें इनमें कौन सा कलेक्टर दिखता है। अरे ये तो ढंग से मजबूत बनने लायक भी नहीं है। रामीला आने दे, फिर देखना मेरा तमाशा। क्या आदमी का घर परिवार छोड़ देना उसको इतना कठोर बना देता है कि वो दूसरे को दुख को नहीं समझ पाता। अगर समझ पाता तो ये लाला रतनलाल इतनी विपरीत धार बुद्धि वाला कैसे निकल गया, और इसने ऐसा क्यों बोला, रामलीला आने दे फिर देख मेरा तमाशा। ये थे लाला रतनलाल। इनकी नज़र गांव की झोपड़पट्टियों पे थी। ये झोपड़पट्टियाँ 20-30 साल बाद सोना उगलने वाली थी। ये लाला रतनलाल गांव परिवार के लोगों को यहाँ से जाने को कहते थे और धमकाते थे। बहुत सारे परिवार यहाँ से चले भी गए थे, लेकिन लाला रतनलाल का रोते सोते झोपड़पट्टियों पे उनकी नजर थी। उसके प्रति इतनी दीवानगी थी कि कई गांव के लोग सुबह 4 बजे से देखने लगते थे। 20-20 लड़कियों का नाच होता और खूब सीटियों और ताली बजती। इस दशहरे के अवसर पर गांव के बाहरी मैदान में शाम 6 बजे भारी भीड़ के बीच रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जले। वहीं गांव के अंदर धड़ाधड़ कतारबद्ध झोपड़ियों की झोपड़ियां। रावण का जलना तो सब जानते थे, पर झोपड़ियों का जलना हंस ले। आया था बंद करके फ्रंट की ले ले, हमारी फोटो लेते चलते।
गया। मास्टर शामपुरिया ने सहेज कर मैं बच गया। पहचाना आपने मुझे? वही छोटा निरंजन, बस थोड़ी सी मूंछ आ गई है अब। आज इतने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा। पूरा गांव चमक धमक से नहाया हुआ है। परंतु मैं यहाँ पर मास्टर शामपुरिया जी के अलावा यहाँ किसी को नहीं जानता। हमने अभी अचानक से खबर मिलती है कि देखते हैं। मानसिक रूप से शत विशत मास्टर शामपुरिया जी 2 हफ्ते पहले स्वर्ग उनके पागल हो जाने की अधूरी कहानी में अधूरी ही समझ सका। काश मैं उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें बता पाता कि आप हम बच्चों को कलेक्टर और प्रोफेसर बनाना चाहते थे ना। कलेक्टर तो कोई ना बन सका, पर आपका ये बच्चा प्रोफेसर अवश्य बन गया। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे आने में बहुत विलंब हो गया। इतना विलंब कि मैं उन्हें बचा ना सका, जबकि पढ़ो लिखो कामयाब होकर रास्ता दिखाकर उन्होंने मुझे बचा लिया। आधे ज़्यादा लोगों तो गाने की प्रियंका को देखा बच्चा होगा फिर किसको कुछ खड़ा हूँ पता नहीं मानसी मीना को देख वो हिलने आए शायद। हाँ ये देख दीवानची को देख भाई किसी को कुछ आता ही नहीं है। आकृति और इसको आता है करुणा को। लग रहा है कि सारे लोग चुप हो गए। दीवानची की बात है भाई। हाँ सबको तो आता ही नहीं। हाँ सर नीचे रख रहे ध्वनि को देख सब ऊपर रख रहे सर ये एकदम अपने एक शांत अभी इसको